आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ते हैं वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, और इसमें किए जाने वाले वाक़यात और फैक्ट्स जो हैं वो भी एज एन एविडेंस पेश किए जा सकते हैं। किस तरीके से पेश किए जा सकते हैं, क्या सारा प्रोसीजर होता है, तो आइए इसे देखते हैं। तो हमारा आर्टिकल है 48, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलिवेंट। अब ये जो है इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 48 है, इसका मतलब है बही खातों के इंदराजात कब वाक़या मुतलका होते हैं, यानी कि ऐसी एंट्रीज कब हम एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। अब ये उन खातों का जिक्र है दो हम रोज़मर्रा मामूल के लिहाज से बिजनेस से रिलेटेड पर्चियाँ, रसीदें या बही खाते बनाते हैं, या कारोबार से रिलेटेड जो हमारे मुंदराजात होते हैं उनका इंदराज करते हैं। ठीक है, हमारा कोई रजिस्टर बना होता है, हमारी कोई कॉपी होती है, उसमें हम लेन देन से मुतल्लिक, ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक, डीलिंग्स के लिहाज से चीज़ें लिखते हैं। वो कहते हैं हमारे ये भी मामला एज एन एविडेंस पेश हो सकते हैं, लेकिन ये वाक़या मुतल्लिका हैं, ये हमारे जो है रेलिवेंट फैक्ट्स के अंदर से एक है कि हमारी एंट्रीज जो हैं वो भी पेश हो सकती हैं, लेकिन हम इनको जो है वो काफ़ी सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते, बट हम ये कह ज़रूर सकते हैं कि ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। अब उसमें जैसे कर्ज के लिहाज से मामला होते हैं, किसी ने कर्ज दिया है, किसी ने कर्ज लिया है, तो अक्सर नोट कर लिया जाता है, उसकी एंट्रीज कर ली जाती हैं बुक में, तो वो हमारा जो है एविडेंस लिया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो है कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक सपोर्टिव एविडेंस जरूर है, बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मतलब ऐसी एविडेंस नहीं है कि अगर ये पेश कर दी जाए तो ये इनफ होगी। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 48 है। इसकी जो एग्जाम्पल है हम देख लेते हैं। एस यूज बी फॉर 1000 एंड शोज एंट्रीज इन हिज अकाउंट book showing B to be indebted him to his amount. The entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debts। अब जिस तरह से हमने पहले चीज़ बताई है कि रेलिवेंट फैक्ट तो है, अलिफ ने बे पर 1000 रुपए की नालिश की और अपने बही खातों के ऐसे इंदराजात दिखाए जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बे उसका उतने रुपए का मकरूज है। ये इंदराजात वाक़या मुतल्लका है, मगर किसी दूसरी शहादत के बगैर कर्ज साबित करने के लिए सबूत काफ़ी नहीं है ये। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारी चीज़ आ जाती है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर वो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 49, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड्स मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब ए पब्लिक रिकॉर्ड कौन सा है वो देखते हैं। एंट्री इन एनी पब्लिक अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और ऑर्डर स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी स्पेशली एनजॉइंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच सच बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड इज केप्ट इज स्टिल एज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब इसमें वो बताते हैं कि जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, रजिस्टर उनके पास पड़ी होती हैं, कॉपियाँ पड़ी होती हैं, उसमें वो रिकॉर्ड्स का इंदराज करते हैं जो पब्लिक से रिलेटेड होता है, लेकिन उन रजिस्टर्स की, उन कॉपीज़ की इशुएंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को हुई होती है। फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन के सिलसिला में रजिस्ट्रार के पास चले जाएं तो उसके पास मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर होते हैं, विल से रिलेटेड फ़र्क होते हैं, रजिस्टर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उससे के पर्टिकुलर्स ऐड किए जाते हैं, तो वो भी एज एविडेंस पेश किए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारा आर्टिकल 49 इस चीज़ को डील कर रहा है कि जो हमारे पब्लिक रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद होता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड, तो वो भी एज एन एविडेंस पेश हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 50, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछा भी जाता है। बाज़ दफ़ा लॉ गेट के अंदर इसकी ऐसे वर्डिंग दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से आर्टिकल में फॉल करता है, 50 में करता है, 49 में करता है या 51 में करता है।
तो ये हमारा डील करता है 50 में। रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स के जो हमारे मैप्स या चार्ट्स या खाके होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है। तो भाई ये खाका जात और ये तमाम चीज़ें भी हमारे रेलिवेंट फैक्ट हैं। क्यों फैक्ट हैं? क्योंकि इनको जारी करने वाली अथॉरिटी या तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है या हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जिस तरह से यहाँ पर इसका तस्करा भी है। तो इस लिहाज से ये भी हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आर्टिकल बनता है 51 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट्स ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस। अब हमारे एक्ट्स और नोटिफिकेशंस की बात है तो एज वी नो कि जब हमारे कोई एक्ट सामने आता है पब्लिक के, तो हम उसको जब पढ़ते हैं तो हम ज़रूर उसमें बताते हैं कि इतनी डेट को ये ऑफिशियल गजट में आया था। तो बेसिकली उसी चीज़ के मतलब है कि जब अदालत को किसी आम नवैयत के वाक़या के वजूद की बाबत राय कायम करनी होती है, ठीक है जी, क्या करनी है कि आम नवैयत के वाक़या के वजूद के मतलब कोई राय कायम करनी है, तो उसका कोई बयान जो मरकज़ में मुकन्ना के एक्ट या पाकिस्तान में किसी दीगर हैयत कानून साज के एक्ट में शामिल किसी तमहीदी बयान में या हुकूमत के किसी ऐलान में किया गया हो जो सरकारी जरीदा में शाया हुआ हो, वाक़या मुतल्लका है। यानी कि उसने किसी आम नवैयत के मामले के मतलब राय कायम करनी है, किसने? हमारी अदालत ने। अब उसने ये देखना है कि मरकज़ जो हमारी मरकज़ी मुकन्ना है, ठीक है, उसने कोई एक्ट पास किया या पाकिस्तान के किसी दीगर कानून में उससे रिलेटेड कोई चीज़ ऑलरेडी मौजूद है या उसके बारे में हमें हेल्प मिल सकती है या इसके मतलब कोई सरकारी जरीदा का भी शाया हुआ था, तो वो भी एज एविडेंस पेश हो सकता है। अदालत इस तरह से भी मदद हासिल कर सकती है रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे। उसके बाद हमारा आर्टिकल 52 आ जाता है, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। हाँ जी, अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो लॉ बुक्स में हमारे लॉज मौजूद होते हैं, क्या वो भी हम एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं? किस तरह कर सकते हैं? लिखा हुआ है कि when the court has to form an opinion as to allow any country any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि वो जो लॉ है वो प्रिंट हुआ है और पब्लिश हुआ है किसी अथॉरिटी के अंडर, वो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उस मुल्क की गवर्नमेंट है, एंड टू कंटेन एनी सच लॉ एंड एनी रिपोर्ट ऑफ रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स, या फिर वो कानून जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ कोर्ट्स हैं या कोर्ट्स की रूलिंग के थ्रू पास हुए, ठीक है, तो वो भी एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है क्योंकि वो रेलिवेंट फैक्ट है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अदालत को अपनी ओपिनियन मेड करने में अगर 51 के लिहाज से हेल्प चाहिए हो तो वो उस तरह से भी ले सकती है, 52 के लिहाज से भी उसे हेल्प चाहिए हो तो वो पीछे मुड़ के देख सकती है किस तरह की सेंस और कहाँ पर डेवलप्ड है या मैं किस चीज़ को इस तरह से देख सकती हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, यानी कि हमें किस हद तक स्टेटमेंट प्रूव करनी है। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। ये नॉर्मली उन चीज़ों से रिलेटेड है कि जहाँ पर आपकी शहादत से मुतल्लक जो आपके पास लेटर्स हैं या आपके पास जो असबाब हैं या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक कसीर तादाद में है, वो सीरीज़ में है, वो डिफरेंट पार्ट्स में है, तो आप क्या वो सारी के सारे पार्ट्स या बुक्स की शेप में हो, तो 10 बुक्स पे अगर डील कर रहे हो तो वो सारी बुक्स लाके अदालत के सामने रख दें कि भाई इसके अंदर शहादत मौजूद है? नहीं। तो बेसिकली उसी का तरीका बताया गया है 53 में। तो आइए देखते हैं। What evidence to be given when statement forms part of a conversation, documents, books और series of letters or papers। अब आपको इस से समझ आ ही गई होगी कि क्या चीज़ बताई गई है। When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement। क्या कहना है? longer statement है हमारी, क्या है? longer statement और of conversation और part of an isolated document or in contained in a document which forms part of book or connected series of letters or papers। अब इसके अंदर सारी चीज़ यही बयान की गई है कि भाई आपकी जो चीज़ है वो पार्ट से मुश्तमिल है, वो सीरीज पर मुश्तमिल है, तो क्या आपने सारी की सारी चीज़ें अदालत के सामने रख देनी है? नहीं।
जिस जगह पर, जिस लाइन के अंदर, जिस पार्ट के अंदर शहादत से रिलेटेड कोई चीज़ आपके रेलिवेंट फैक्ट आ रही है, आपने वो सामने रखनी है। तो ये तरीका हमारा बताया गया है 53 के अंदर। अब हमारा आ जाता है 54, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। यानी कि क्या जो हमारे जजमेंट्स, हमारी ऑर्डर्स या हमारी डिक्रीज जो हैं अदालत ने दी थी, अदालत की तरफ से पेश करते हैं, क्या वो चीज़ें भी हम शहादत के तौर पर पेश कर सकते हैं या अदालत उससे हेल्प हासिल कर सकती है? तो हमारे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये इसी कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं कि किस तरह से। सो 54, प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। यानी कि ये हमारा आर्टिकल हमें बता रहा है कि ऐसी जजमेंट्स जो हमें किसी मखसूस सूट के बारे में ये बता रही हैं कि ये नेक्स्ट फाइल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी फाइलिंग रेस जुडिकाटा है किसी भी वजह से, तो हम इसे एज अ विटनेस पेश कर सकते हैं, हम इसे एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। अदालत उससे हेल्प ले सकती है कि भाई हमारी फलां जजमेंट के लिहाज से यही सेम सूट आया था, तो इस तरह का सूट जो है अब आप दोबारा नहीं कर सकते, ये बार सूट है, आप ये सूट फाइल नहीं कर सकते। तो उसी जजमेंट को एज एन एविडेंस पेश करके अदालत जो है वो अपने मामले को संभाल सकती है। उसके बाद हमारा आता है 55 डील करता है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट इटीसी ज्यूरिस्डिक्शन। क्या है? अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal character। यानी कि कोई जजमेंट है, कोई फाइनल जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, डिक्री है और वो आया एक कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी उसने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि किसी शख्स की मैट्रिमोनियल लाइफ को कंसीडर किया, उसको वाज़ेह किया, उसका लीगल करैक्टर बताया। एडमिरल यानी कि बहरिया में वो वर्किंग करता है, उसकी नौकरी है, उसके मतलब बताया, या किसी शख्स की इंसॉल्वेंसी के मतलब कोई जो है वो जजमेंट मौजूद है जिससे उसकी कानूनी हैसियत हासिल होती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, केस कर देता है, वो इंसॉल्वेंट है, पता चलता है कि जी लीगली तौर पे एक इंसॉल्वेंट अपनी बेसिस पे तो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वो अपना कोई वली मुकर्रर करेगा। अच्छा जी, अब वो आ गया है, कोई पहला केस भी था उसके अंदर अदालत ने डिक्लेयर किया भाई ये इंसॉल्वेंट है और ये वली के तौर पर आया था। अब वो नेक्स्ट सूट में अकेला ही आया हुआ है, तो अदालत को जो दूसरी पार्टी है वो क्रॉस करेगी और वो कहेगी कि फलां केस में ये शख्स वली के लिहाज से आया था क्योंकि ये एक इंसॉल्वेंट पर्सन है। तो अदालत फिर उस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपने जो नेक्स्ट सूट है उसको भी देखेगी। तो इसके अंदर जो हमारा पूरा 55 है, यही कैफियत बताई हुई है कि अगर अदालत ने, इसका जो क्रक्स है वो ये है कि अगर अदालत ने कानूनी हैसियत मुकर्रर कर दी हुई है और वो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, वो मैट्रिमोनियल लाइफ से रिलेटेड है, वह एडमिरली से रिलेटेड है, एडमिरल कैपेसिटी से रिलेटेड है, तो फिर वो भी रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर सामने आएगी, अदालत उससे हेल्प ले सकती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने आर्टिकल 56 पे, रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 55। यानी कि हम 56 में वो चीज़ें पढ़ने लगे हैं जो कि हमारे 55 से हट के हैं। तो ये क्या बताता है हमारा आर्टिकल? जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 55 आर रेलिवेंट इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो जजमेंट्स कौन सी हैं जो कि रेलिवेंसी से रिलेटेड है, जो कि पब्लिक रेलिवेंसी को डील करती हैं। तो भाई वो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 56। बट सच जजमेंट ऑर्डर्स और डिक्रीज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ये भी आप मद्देनजर रख लें कि ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट ये हमारे फैक्ट्स ज़रूर हैं जिसको हम मद्देनजर रखेंगे। A sues B for trespass on his land. B allege the existence of public right of way over the land which A denies. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट शामिल किया गया है, वो ये चीज़ है कि
एक केस सामने आया जिसके अंदर लैंड से रिलेटेड मामला था और एक शख्स ने दूसरे शख्स को स्यू किया कि भाई इसने मेरे लैंड पे ट्रेसपास की है, और बाद में ये पता चलता है कि वो तो पब्लिक राइट था, वो तो ऐसी जगह ही नहीं थी जो उसकी बनती है। इससे मुतल्लक ये केस ऑलरेडी भी फाइल हुआ जिसके अंदर अदालत ने जजमेंट दी कि ये एक पब्लिक रागुजर है, तो वो उसे एज अ जजमेंट एविडेंस सामने ले आएगा भाई कि ये तो इसकी ज़मीन ही नहीं बनती जिस पे ट्रेसपास का इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहा है। उसके बाद हमारा बनता है 57 जजमेंट्स ETC अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 56 एंड 54 व्हेन रेलिवेंट, यानी कि वो जजमेंट्स जो 54 के अंदर जिसका जिक्र है और 56 के अंदर जिक्र है, हमने पहले देखना है कि हमारी जजमेंट्स इसमें फॉल करती हैं तो ये रेलिवेंट हैं, बाकी सारे इररेलिवेंट हैं। हाँ, अगर बाकी जजमेंट्स जो हैं वो किसी लिहाज से हमारे फैक्ट के लिहाज से रेलिवेंट फैक्ट्स के तौर पर शामिल हो सकती हैं तो हम उस जजमेंट्स को भी ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। तो ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंट जो है वो जजमेंट से लिहाज से दे दी गई हैं डेफिनेशंस और एग्जांपल्स इस पेज के ऊपर ABCDEF, ये सारे उससे मुतल्लक है कि एक स्टेटस बयान कर दिया गया है और रेलिवेंट फैक्ट बन रहे हैं, तो हम इसको ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट बनता है आर्टिकल 58 जो कि फ्रॉड और क्लूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। अब ऐसा मुद्दा आ गया जिसके अंदर एक पार्टी ये चीज़ सामने लेकर आ रही है कि जो पहले डिक्री ली गई है या ऑर्डर लिया गया है वो एक ऐसी कोर्ट ने दिया है जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। उसने ये चार्ज लगा दिया कि भाई ये जो हमारा है ऑर्डर, ये जो लिया गया जो दूसरी पार्टी ने लिया है, एक तो इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, दूसरा ये फ्रॉड पर मबनी है। अब उसको ये चीज़ साबित करने के लिए जो जजमेंट जो उसके पास पहले मौजूद है वो अदालत के सामने पेश करना पड़ेगी। तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। 58 है, एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग्स में शो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच इज़ रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 54, 55 और 56। नंबर 1 तो पहले उन्होंने बता दी, 58 ने सपोर्ट कर दिया 54, 55 और 56 के वर्जन को, और साथ उसने कह दिया विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी was delivered by court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। अच्छा जी, तो ये उसने चीज़ कह दी कि दो उसने चार्ज लगाया कि एक तो उस कोर्ट ने दिया जो कॉम्पिटेंसी नहीं रखती थी, दूसरा जो है ये फ्रॉड के साथ लिया गया और कलूजन के साथ लिया गया। तो इसलिए उसको अब ये चार्ज को साबित करने के लिए वो जो ऑर्डर है वो सामने ला कर रखना पड़ेगा अदालत के सामने, नेक्स्ट अदालत में। तो ये चीज़ थी। होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अंदर जितने भी हमारी स्पेशल सर्कमस्टांसेस से मुतल्लक डीलिंग्स थी एविडेंस लॉ को लेकर वो मैंने रीड आउट की और उसकी जो आम सेंस हमारे सामने आती है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।